वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें। आज हम डीपीएसपी करने वाले हैं। देखो, आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी। आज हम क्या करेंगे? डीपीएसपी करेंगे। डीपीएसपी क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या बोलता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या होते हैं? आपके वो प्रिंसिपल्स, वो डायरेक्टिव का अर्थ क्या होता है? डायरेक्शन देना। किस चीज को डायरेक्शन देना? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब डायरेक्शन वाले प्रिंसिपल, जो आपको डायरेक्ट करें कि आगे आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। उसको क्या बोल रहे हैं हम? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट, यहाँ पे स्टेट का क्या मतलब है? यहाँ पे स्टेट से राज्य मतलब है, ठीक है। यानी आपकी स्टेट पॉलिसी का मतलब है जो आपकी सरकार को ये डायरेक्ट करे कि आपको अब ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डायरेक्शंस कि आपके गोल्स क्या होंगे, आपके अचीवमेंट क्या होंगे, वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। कौन? डीपीएसपी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी क्यों जरूरी है? चलो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, मैंने कल बताई थी आपको। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इसको। देखो, डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट्स है, इनमें क्या फर्क है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, वो क्या है? गारंटी है, एनफोर्सिएबल है, और क्या है? पनिशेबल है। एनफोर्सिएबल है यानी उनको एनफोर्स करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट उनको एनफोर्स करेगा, ठीक है। ये क्या है? ये नॉन एनफोर्सिएबल है। इसका अर्थ क्या है कि अगर ये लागू नहीं होंगी तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। मतलब अगर फंडामेंटल राइट अगर आपके लागू नहीं हो रहे तो आपका हक है किसमें? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में आप किसमें जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 226 किसका था? आपका हाई कोर्ट का था। अगर आपके ये एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं तो आप किसमें जा सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। क्या आपके डीपीएसपी लागू नहीं होते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो? आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ये स्टेट की मर्जी है, डिस्क्रिशन है। ये वो प्रिंसिपल हैं जो स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में आपको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, एक एग्जाम्पल देखती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल में क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन का क्या था आपका आर्टिकल? हमने क्या देखा एजुकेशन का? आर्टिकल कितना है आपका? 46 एजुकेशन से डील करता है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल कौन सा डील करता है? आर्टिकल 21 ए डील करता है। 21 ए का अर्थ क्या है? ये 86th अमेंडमेंट से आया है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या बोल रहा है? फंडामेंटल राइट्स में बोल रहे हैं। एजुकेशन में क्या बोल रहे हैं आपके? आर्टिकल 46 किसका है? एजुकेशन का है। एजुकेशन में क्या? कितने साल तक के बच्चे को? जो 14 से बड़े अबोव है उन बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे कितने से कितने की बात कर रहा है? यहाँ पे आपके 6 to 14 ईयर। यानी देखो, जब एक कहानी बता देती हूँ आपको, मैंने कल बताई थी आपको। जैसे जब हमारा ना भारत आजाद हुआ था तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। किस चीज के? बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड, जहाँ पे खाना ही नहीं मिल रहा है हमें 2 टाइम का, जहाँ पे भुखमरी से ही 3-3 लाख लोग मर रहे हैं, जहाँ पे पूरी महामारी फैली हुई है, वहाँ पे कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि सरकार से, कि सरकार किसी भी चीज की मोनोपोली नहीं होने देगी, सरकार आपको सब कुछ पकड़ा के देगी? हम उम्मीद करते हैं, लेकिन उस एट द पॉइंट 1947 जैसे आज आजाद हुए, अगले 4-5 महीने में हम कैसे उम्मीदें कर सकते हैं ना? तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे। ये हमारे ना फाउंडर जो हैं, जो इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, उनके जो चेयरमैन है भीमराव अंबेडकर, और जो अदर हैं जैसे कृष्ण हो गए, मुंशी हो गए, तो उन सबको ये पता था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम से डील कर पाए। तो उन्होंने क्या बनाया? डीपीएसपी बनाया। यानी ये एक डायरेक्टिव है, यानी डायरेक्शन देंगे किसको? स्टेट को, राज्य सरकार को और आपकी केंद्र सरकार को। ये डायरेक्शन देंगे कि अब आपके क्या गोल्स हैं, आपको क्या अचीव करना है। उन्हीं डायरेक्शन पे हमने काम करते वक्त क्या अचीव किया, ये आर्टिकल उनका रिजल्ट है। अब हमने क्या किया कि जो 6 to 14 क्या है, एजुकेशन है, वो फंडामेंटल राइट में डाल दी कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब आपका मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है क्या? एजुकेशन। तो 6 से 14 साल के बच्चे की एजुकेशन किसमें हमने पुट की?
फंडामेंटल राइट में पुट की। उसके अलावा एजुकेशन किस में आपकी, डीपीएसपी में हमने किससे डाली, जो आपकी हायर एजुकेशन है। ऐसे ही हमने बहुत सारी अमेंडमेंट की, कौन सी, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। क्या थी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, किससे डील करती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो आपके म्यूनिसिपैलिटी है, जो आपके पंचायती राज सिस्टम है, वो किस में आता है आपके, पहले फंडामेंटल राइट में नहीं आता था, आज भी नहीं आता है, लेकिन आर्टिकल जो 40 है आपका डीपीएसपी का, वो किससे डील करता है, पंचायत से डील करता है। आजादी के टाइम पे क्या ये संभव था कि हम पंचायत बना दें, देखो पंचायत को क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मनी चाहिए उसको चलाने के लिए, उनको चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। तो क्या ये उस टाइम में पॉसिबल था कि हम पंचायतें बना दें, ब्लॉक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन बना दे, तो नहीं था उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। जब हमारे पास पैसे आए, रिसोर्सेज आए, जब हम कैपेबल हुए, हमने क्या किया, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया। और आज हमारे क्या देखते हो, गांव पे आप ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पंचायत लेवल पे आप क्या देखते हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखते हो, आप म्यूनिसिपैलिटीज देखते हो, है ना। तो ये सब कैसे हुआ, टाइम के अनुसार रिसोर्स आते गए, हम करते गए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है हमारे लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे लिए डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या क्या करेंगे, जो डीपीएसपी है वो किस पार्ट में आते हैं, पहले तो फैक्चुअल लाइनर देख लो, पार्ट 4 डील करता है डीपीएसपी से, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा पार्ट फर्स्ट के बाद, पार्ट 4 के बाद आर्टिकल्स। आर्टिकल कितने कितने से हैं, फंडामेंटल राइट के कितने से कितने थे, आर्टिकल 12 से 35। डीपीएसपी के कितने हैं आर्टिकल, आर्टिकल आपके 36 से 35 पे कौन खत्म हुआ, फंडामेंटल राइट खत्म हुए। जहां पे वो खत्म हुए उसके नेक्स्ट आर्टिकल से कौन शुरू हो गया आपका, डीपीएसपी। तो 36 से कितने 51, ये क्या है आपके डीपीएसपी, ठीक है। तो ये हमारे डीपीएसपी की स्टार्टिंग है। अब देखो इसमें जो आर्टिकल 36 है उससे लेके हम आर्टिकल 51 तक पढ़ेंगे। भारत के संविधान में इनको किसी भी आधार पे नहीं बांटा गया है, लेकिन हम हमारी सहूलियत से, ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं डिवाइड किया है, हम हमारे अकॉर्डिंग इनको किस में डिवाइड करते हैं, 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से आपके, गांधीयन, सोशल और लिबरल। गांधीयन मतलब जो गांधीवाद था उसकी उम्मीदों पे, जैसे पंचायत सिस्टम हो गया, ठीक है। जैसे गाय को नहीं मारना है तो काऊ को प्रोहिबिशन ऑफ बीफ का हो गया, सॉरी बीफ नहीं, वहाँ पे जो हम गाय को मारते हैं उसको नहीं मारना, ये भी हमारे डीपीएसपी में है। और क्या हो गया, जैसे हम मजदूरों को पार्टिसिपेशन देंगे, जो लेबर्स उनका पार्टिसिपेशन देंगे, क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है। यूसीसी यूनिफाइड सिविल कोड, यानी सारे पूरे भारत का एक ही कानून होगा सभी धर्म के लिए, वो किस में आता है, लिबरल में आता है। सोशल में क्या आता है आपका, आर्टिकल 29 आता है, 39 39 आता है, 39 में क्या है आपका, 39 में है आपका कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक हाथ में मत जाने दो, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करो। मैन और वीमेन, यानी किसकी, औरत की और आदमी की क्या होगी आपकी, इक्वल पे होगी, यानी मैन एंड वीमेन इक्वल पे, इक्वल वेजेस की बात की। आपने देखा होगा बहुत जनरली, आप अब भी देखते हो खेतों में जब काम करने आते हैं आपके मजदूर लोग जो भी होते हैं, लेबर्स, उनको क्या करते हो आप, 1000 रुपए तो अगर सपोज दैट मैन को दे रहे हो, तो फीमेल को, मेल को अगर आप 1000 दे रहे हो, फीमेल को कितने दे रहे हो आप, 500 700 7, मतलब उससे मेल से हमेशा कम पैसे रखते हो। तो इक्वल वेजेस किसकी, मेल और फीमेल की। जबकि आप देखना कि फीमेल है ना बहुत काम करती है, हिडन बहुत सारे फंक्शन करती है। जैसे मेल काम करता है, ठीक है, उसकी शारीरिक क्षमता कभी कभी ज्यादा होती है, समझ आता है, लेकिन फीमेल भी बहुत, वो अपने घर को भी संभाल रही होती है, बाहर भी काम करके आ रही होती है, इतनी सारी चीजें करती है, फिर भी आप उसको कम पे कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए था क्या, सोशल फंक्शन। सोशल में क्या था आपका कि इक्वल वेजेस मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हमारे डीपीएसपी की स्टार्टिंग है, ठीक है। आपको डीपीएसपी समझ में आया, एफआर से, फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी अलग क्यों है, ठीक है। डीपीएसपी क्या होती है, कितने हिस्सों में हमने हमारी सहूलियत से डिवाइड कर रखा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, संविधानिक कोई भी इसकी वो नहीं हुआ है कि विभाजन नहीं हुआ है कि डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल पे है, डीपीएसपी सोशल पे है, डीपीएसपी लिबरल पे है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्लासिफिकेशन। सीधा ये क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर रखा है इन्होंने। Indian Constitution has not originally classified DPSP, but based on the
देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन दे आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिवाइड नहीं कर रखा है। किसके हिसाब से डिवाइड हो रखा है ये? आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे, गांधीयन प्रिंसिपल पे, आपके लिबरल प्रिंसिपल पे ये क्या है? डिवाइड है। ठीक है, इसके अलावा क्या आपका, अभी हम इनको ना वो देखेंगे, एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे कि सोशलिस्ट में कौन से आती है, गांधीयन में कौन से आती है, लिबरल में कौन से आती है, और ये आपको रट के जाने हैं कि कौन से आर्टिकल में कौन सी डीपीएसपी। आपके फंडामेंटल राइट्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, अब आपके क्या कंप्लीट होने चाहिए? अब आपके कंप्लीट होने चाहिए क्या? डीपीएसपी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल 36 क्या बोलते हैं? देखो, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 क्या बताता है? डेफिनेशन बता रहा था ना आर्टिकल 12 स्टेट की। ऐसे यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 36 है। आर्टिकल 36 क्या करता है? डिफाइन करता है किसको? आपके अगेंस्ट स्टेट को। तो आर्टिकल 36 किसकी बात कर रहा है? डेफिनेशन की। दे आर प्रिंसिपल्स दैट एम प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस सेट पाथ टुवर्ड द वेलफेयर। एक सेकंड, मुझे ये 1 मिनट का टाइम दे। ठीक है, ये देखो आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 36 क्या बोलता है? आर्टिकल 36 बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बोलता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट किस स्टेट की? वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है ये। ठीक है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है जिसका मोटिव होता है लोगों का भला करना, लोगों तक रिसोर्स को पहुंचाना। तो आर्टिकल 36 किसकी बात कर रहा है? वेलफेयर स्टेट की। ठीक है, आर्टिकल 36 किसकी बात कर रहा है? वेलफेयर स्टेट की। इसके अलावा ना वेलफेयर स्टेट की बात इसमें भी होती है आपके आर्टिकल 38 में। तो आर्टिकल 36 किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 37 जो आपका आएगा, आर्टिकल आर्टिकल 37 इसमें नोट्स में नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, इसमें कुछ डिटेल्स नहीं है आपके, मैं वैसे बता देती हूँ। आर्टिकल 37 क्या बोलता है? एनफोर्समेंट की बात करता है। एनफोर्समेंट की बात करता है, यानी ये क्या है? नॉन एनफोर्सिएबल है और नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन एनफोर्सिबल और नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये है कि नॉन एनफोर्सिबल मतलब आप पे सरकार अगर चाहे तो इनको लागू कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए, यानी डिस्क्रिशन है। आप उनको मनमाने तरीके से नहीं बोल सकते कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो एनफोर्समेंट क्या होती है कि सरकार अपनी तरफ से कानून लेके आती है, तब ये एनफोर्स होती है। सरकार के कानून के फंडामेंटल राइट के लिए कानून की जरूरत नहीं पड़ रही थी। राइट टू लाइफ के लिए सरकार कानून लेके आएगी क्या? मतलब आपकी राइट टू लाइफ हम तब लगाएंगे जब कोई कानून बनाएगी सरकार, तब तक आपका राइट टू लाइफ हम हार्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है? कानून लेके आएगी सरकार और फिर क्या बनेगा? आपके एनफोर्स होंगे। तो नॉन एनफोर्समेंट है। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल मतलब अगर आपको डीपीएसपी नहीं मिल रही है, कोई भी आर्टिकल अगर हम जब भी पढ़ेंगे उनमें डीपीएसपी का नहीं मिल रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि मेरी ये डीपीएसपी मुझे नहीं मिल रही है, मुझे ये मिलनी चाहिए। लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंच सकते थे। तो आर्टिकल 37 क्या बोल रहा है? नॉन एनफोर्सेबल और नॉन जस्टिसेबल। आर्टिकल 36 क्या बोल रहा है? डेफिनेशन दे रहा है किसकी? सोशल स्टेट की। स्टेट की डेफिनेशन बता रहा है। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? प्रमोट द वेलफेयर। किसकी बात कर रहा है आर्टिकल 38? वेलफेयर की, ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर थ्रू द जस्टिस, सोशली, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली एंड मिनिमम इन इक्वालिटीज। किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम इन इक्वालिटीज। देखो इसमें क्या बोल रहा है आपका, इसमें बोल रहा है आपका आर्टिकल 38 ये बात करता है आपकी किस चीज की? वेलफेयर। यानी आपका वेलफेयर हो, वेलफेयर स्टेट हो। किस ग्राउंड पे? सोशल, यानी समाज में वीमेन और मेन इक्वल ही ट्रीट किए जाए, उनको इक्वल पे दिया जाए। ठीक है, उनको इक्वल रिसोर्सेज मिले। और क्या बात करता है? सोशल में चिल्ड्रंस की बात करता है। ठीक है, लेबर्स की बात कर रहा है। पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल बेसिस पे आपके पास इक्वालिटी हो। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जस्टिशियबल मतलब जस्टिस मिले सबको। जैसे एक अमीर आदमी है, वो एक बड़ा मतलब अपने जाके वहाँ पे
कोर्ट में क्या कर सकता है, एक बड़े वकील को हायर कर सकता है, लेकिन एक गरीब के आदमी के पास तो इतना वो नहीं होता। तो गरीब इंसान कैसे अपना सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगा? तो डीपीएसपी आर्टिकल 39A में बोलता है कि फ्री सर्विस होगी किस चीज की? आपकी वकील की, ठीक है, आपकी जो फ्री लीगल सर्विस होगी किसमें? जुडिशरी के अंदर। किस किस लोगों को होगी वो मेंशन कर रखा है, ठीक है, आर्टिकल 39A में मेंशन कर रखा है। तो वो सब किससे डील कर रहा है? आर्टिकल 38 में क्या बोल रहा है? आप एक बार इसको देखो। आर्टिकल 38 क्या बोल रहा है? आपका वेलफेयर स्टेट हो। वेलफेयर स्टेट में कम से कम किसकी? मिनिमम इन इक्वालिटीज। ये वर्ड है ना, ये वर्ड देखने के होते हैं, आपको इनका ध्यान होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? मिनिमम इन इक्वालिटीज हो। किस ग्राउंड पे? आपके सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे। और क्या बोलता है? इनकम स्टेटस, आपकी फैसिलिटीज पे, आपकी अपॉर्चुनिटीज पे, ठीक है। आर्टिकल 39 आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 39 क्या बोलता है? जो इंडिया के सिटीजन हैं, राइट टू एडिक्वेट मैन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, यानी आपको किससे? शांति से जीने का अधिकार हो। लाइवलीहुड मतलब क्या बोल रहा है? कि आपका जीवन का अधिकार। तो कैसे आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। तो क्या बोल रहे हैं? एडिक्वेट मतलब, अब मैं बोल दूं किसी इंसान को कि आप जीवन यापन कर सकते हैं, मैं आपके गटर के पास में मैं आपकी झोपड़ी लगा देती हूँ, खाने को आपको कुछ ना दूं, तो क्या जीना हुआ है ना? अगर मैं बोल रही हूँ आपको अच्छी एडिक्वेट लाइफ, मतलब एक ऐसी लाइफ जिसमें आपके सोने के लिए मकान हो, रोटी कपड़ा मकान तीनों आवश्यकता आपकी अच्छे तरीके से पूरी की जाए। ऐसे नहीं कि आपको मैं कहीं भी ऐसे झोपड़पट्टी में डाल रही हूँ, कोई भी चीजें खाने को दे रही हूँ, ठीक है, वो नहीं। एडिक्वेट मतलब होता है एक अच्छी जिंदगी, ठीक है। तो वो क्या है आपका? आर्टिकल 39 का ए। आर्टिकल 39A डील करता है एडिक्वेट लाइवलीहुड से, मतलब मीनिंगफुल लाइफ हो, आपकी लाइफ का कोई मीनिंग हो, ठीक है, उससे डील करता है आर्टिकल 39। अब देखो ये अगर हम फंडामेंट राइट में डाल दे कि एडिक्वेट लाइफ हो, आपकी लाइफ में सारी चीजें अच्छे से हो, सहूलियत से हो, 1947 के टाइम में तो कैसे पॉसिबल था, है ना? पूरे इंडिया के लिए इतने रिसोर्सेज थे ही नहीं हमारे पास। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, द कॉमन गुड्स, यानी जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, एक हाथ में रिसोर्सेज ना आए। जैसे अभी बीएसएनएल और जियो का, वोडाफोन का आपने केस देखा होगा। सपोज दैट बीएसएनएल अगर ग्राउंड में हुई ही ना, सिर्फ वोडाफोन हो, तो वोडाफोन और आइडियाज जैसे कोई भी ना, सपोज दैट जियो जियो है और सारी सिम और सारे नेटवर्क चले जाए, तो जियो क्या करेगी? सारे अपने हिसाब से पैसे लगाएगी। अगर उसने अभी 100 पैसे बढ़ाए, कल को 500 बढ़ा रही है, ठीक है, और अगर प्लेग्राउंड में है ही नहीं, सारे कौन बढ़ा रही थी? क्या मोनोपोली होती है? मोनोपोली क्या होती है? कि एक ही हाथ में रिसोर्स आ जाए। अगर ऐसा होता है ना, तो बहुत हार्मफुल होता है किसी भी स्टेट के लिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एडिक्वेट मैनहुड ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? आर्टिकल 30 हमने ए बी किया, बी किया, अब ये 39C है, ये याद रखना। बी में क्या था? ए में क्या था आपका? लाइवलीहुड था। बी में क्या था आपका? रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। सी में क्या पढ़ रहे हैं हम? सी में पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मींस ऑफ प्रोडक्शन। यानी देखो, आर्टिकल 39B में और सी में क्या फर्क है? आर्टिकल 39 बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स करो, यानी अगर ये आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये विजिबल है, अगर ये आपके रिसोर्सेज हैं एक ही हाथ में, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। ये तो आर्टिकल 39B बोल रहा है आपका। लेकिन 39C क्या बोल रहा है? कि एक हाथ में रिसोर्सेज को जाने ही मत दो, ठीक है, समझ रहे हो? आर्टिकल 39C बोलता है मोनोपोली का, यानी एक हाथ में पावर ना हो, डाइपोली होती है जो, यानी एक या दो इंसान पावर को ना चलाएं। पावर का इन द सेंस मार्केट में एक या दो व्यक्ति का राज ना हो। अगर भारत आजाद हो, ठीक है, उसके बाद सीधा ही हम अडानी अंबानी को ले आते हैं। सपोज दैट उस टाइम में वो इतना ग्रोइंग नहीं थे, बट जैसे टाटा उस टाइम में आपने सुना होगा ना, बिरला सुना होगा, तो उनके ही हाथ में सारी पावर दे देते हैं, है ना, सारी मार्केट उनके हाथ में हो, तो हर चीज का प्राइस अपने हिसाब से लगाएंगे, तो मोनोपोली हो जाती है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मार्केट में मोनोपोली ना होने दे। यही बोल रहे हैं कि मोनोपोली क्या और डाइपोली नहीं होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? आर्टिकल 39C। 39B क्या बोल रहा है? 39B बोल रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। नाउ रिवाइज करो 39A।
एडिक्वेट लाइवलीहुड, यानी आप अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। 39B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। 39C प्रिवेंट, क्या किससे, प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी जो आपकी कमाई है, जो आपके रिसोर्सेज है, वो एक हाथ में आने से बचाओ, ये बोल रहे हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका आर्टिकल 39 ABC हमने किया। अब आर्टिकल 39D। आर्टिकल 39D में क्या बोलता है, इक्वल पे किसके बीच में, मेन एंड वीमेन के बीच में। ठीक है, आर्टिकल 39B क्या बोल, आर्टिकल 39D क्या बोल रहा है, आर्टिकल 39D बोलता है इक्वल पे होनी चाहिए किसके बीच में, आपके मैन, सॉरी आपके वीमेन और मैन के बीच में। ये सिंबल्स होते हैं, अगर आपने बायो पढ़ी हुई तो आपके मैन और वीमेन के बीच में क्या होना चाहिए, ये मेल के लिए होता है, मेल यानी मैन और वीमेन के बीच में क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन बोलता है, ये आर्टिकल 39D बोलता है। आर्टिकल 39D के बाद क्या आता है, ई, प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल एब्यूज, यानी कोई फोर्सेबल एब्यूज का मतलब ये होता है किसी भी बच्चे से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है या किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोलता है कि उसको प्रिवेंट करो, यानी उस चीज को बचाओ। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ किसका, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का। दूसरा चिल्ड्रन की अगेंस्ट किसकी, किसके खिलाफ, कोई अगर उसको एब्यूज कर रहा हो तो उसके खिलाफ प्रिवेंट करो आप, है ना। उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसमें क्या बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो किस चीज के लिए, हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल 39A B C D E हो गए हैं। ठीक है, ये आपका डी था, ये ई है और ये आपका एफ हो गया है। तो आर्टिकल 39A B C D E F, लेट्स स्टार्ट। हम इसको एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 में क्या है, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A किसके बारे में बोल रहा है, एडिक्वेट लाइवलीहुड या एडुकेट लाइफ के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 39B, 39B किसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 39B, बी क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद क्या बोल रहा है आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C क्या बोल रहा है, आर्टिकल 39C क्या बोलता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन। क्या आपको ये समझ आ रहे हैं, मैंने ये तीन आपको बताए कि एडुकेट यानी लाइवलीहुड हो, यानी आपको जीने का अधिकार हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज यानी आपके रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी जो आपकी वेल्थ है उसका कंसंट्रेशन से होने से बचाओ, यानी मोनोपोली ना हो मार्केट में। फिर 39D क्या बोलता है, इक्वल पे फॉर मैन एंड वीमेन, मैन एंड वीमेन की क्या हो, इक्वल पे हो। ठीक है, ये बोलता है आपका आर्टिकल 39D। फिर 39D के बाद क्या बोल रहा है, आर्टिकल 39F, आर्टिकल 39F क्या बोल रहा है, किसका, चिल्ड्रन और चिल्ड्रन का क्या हो, फोर्सेबली अब्यूज ना हो, तो राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ नहीं बोल सकते हम उसको, क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम फोर्सेबल एब्यूज, और इनकी क्या बात करें, हेल्थ की। आर्टिकल 39 हमने क्या किया, A B C D E रह गया था हमारा, तो ई है हमारा और ये हमारा एफ है। ठीक है, आर्टिकल 39F किसकी बात कर रहा है,
आपके वर्कर्स की बात कर रहा है। आर्टिकल 39F किसकी बात कर रहा है आपकी, क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्थी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट किसका, चिल्ड्रन का। ठीक है, तो ये आपके कितने आर्टिकल 39। देखो ये ना सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ABCDE सबसे ज्यादा आपके ये पूछे जाते हैं। आर्टिकल 39A क्या है, एडिक्वेट लाइवलीहुड हो गया, अभी आप इसको यही याद करके जाओ। आर्टिकल 39A क्या है, एडिक्वेट लाइवलीहुड हो गया। आर्टिकल 39B क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आर्टिकल 39C क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन। आर्टिकल 39D क्या है, इक्वल पे टू वीमेन एंड मेन। आर्टिकल 39D के बाद क्या है, ई सॉरी। आर्टिकल 39E क्या है, आर्टिकल 39E में क्या है कि आपके चिल्ड्रंस की फोर्सिबली अब्यूज ना हो, ठीक है, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखा जाए। आर्टिकल 39D के बाद F क्या है आपके, किसका, आपको चिल्ड्रन का ध्यान रखना है, तो क्या है, अपॉर्चुनिटी किसकी, हेल्दी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो किसको, चिल्ड्रंस को। ये सारे हमने किए हैं आर्टिकल 39ABC। उसके बाद क्या, आर्टिकल 39E होते हैं। इस ए में और इन ए में फर्क रखना, वो आर्टिकल 39 के अंदर ABCDE है, ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ये किससे ऐड हुआ है, ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो देखो आप इसमें ये जो है ना, ये अलग से अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या आपका, प्रमोट इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड टू पुअर्स, यानी आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा और फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। फ्री लीगल एड किसको प्रोवाइड की जा सकती है, वीमेन को, ट्रांसजेंडर को, ठीक है। कितनी सैलरी, आई थिंक 1.5 लाख सैलरी, उससे अगर कम ट्रांसजेंडर की सैलरी तो उसको भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। चिल्ड्रंस को, कोई डिजास्टर में अगर कोई डिजास्टर हुई है, वहां पे कुछ लोग फंस गए हैं या कुछ लोगों ने डिजास्टर फेस किया उनको, या किसी का ट्रैफिकिंग, किसी का फोर्सिबली अब्यूज किया गया हो, ठीक है, तो ऐसे अगर पर्सन है और पुअर है तो उनको क्या मिलेगी, फ्री लीगल एड मिलेगी, यानी सरकार के द्वारा वकील उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 39A बोलता है। आर्टिकल 41 क्या बोलता है, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन ओल्ड एज और सिकनेस आर, क्या है, डिसेबल सिक्योर राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 41, 42 और 43 देखो ऐसे याद करो। आर्टिकल 41 आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप काम करो, राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 42 क्या करता है, आपने राइट टू वर्क तो प्रोवाइड कर दिया, अब उसको कंडीशन दो, वो जैसे काम कर रहा है उसकी कंडीशन प्रोवाइड करो। आर्टिकल 23 क्या बोल रहा है, भाई वो जितना काम कर रहा है उसको उतने पैसे दो। तो ऐसे हम ये आर्टिकल याद कर सकते हैं। इसमें हम कैसे करेंगे, आर्टिकल 41 देखो, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज, अगर आप बूढ़े हो चुके हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, जैसे मनरेगा आपने स्कीम देखोगे, मनरेगा स्कीम में क्या होता है कि आपको काम करके आना पड़ता है 100 दिन के लिए। वो कब होती है, जब आप अनएम्प्लॉय, मतलब आप अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉय हो तब, है ना, आपको क्या कर प्रोवाइड किया जाता है, आपको स्कीम के तहत 100 दिन का काम प्रोवाइड किया जाता है। ओल्ड एज के लिए क्या है, पेंशन आती है ओल्ड एज के लिए। भाई अब एक व्यक्ति है जो 60 साल से ऊपर हो चुका है, वो सक्षम नहीं है, तो उसको क्या प्रोवाइड करती है सरकार, जीवन यापन करने के लिए उसकी पेंशन होती है। उसके अलावा क्या है आपके पास, सिकनेस, अगर आप किसी चीज से, जैसे आप डिसेबल हो, है ना, आप नहीं हो किसी काम करने में सक्षम, तो उसकी भी पेंशन आती है आपके पास, ठीक है। सिक्योर सिटीजन, तो उनको क्या करती है, राइट टू वर्क प्रोवाइड करती है। अनएम्प्लॉयमेंट को क्या हो गया, जिसके पास काम नहीं है उसको आपके राइट टू वर्क हो गया। राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये कब, कौन से आर्टिकल से डील करता है, आर्टिकल 41। चलो कम बैक द पॉइंट, आर्टिकल 36 क्या था, स्टेट की डेफिनेशन थी, वेलफेयर स्टेट की। आर्टिकल 37 क्या था, एनफोर्सिबल, नॉन एनफोर्सिबल, नॉन जस्टिसेबल। आर्टिकल 38 क्या था, आर्टिकल 38 स्टेट के बारे में बोल रहा है। आर्टिकल 38 स्टेट कौन सा, वेलफेयर स्टेट, कैसे, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। जो हमारा स्टेट है, जो हम सोचते हैं ना कि हमारा इंडिया पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी बहुत अच्छा प्ले करेगा, और बहुत ही अच्छा एक, मतलब बोलते हैं ना कि इंडिया की टारगेट्स हैं, तो वो क्या टारगेट है कि वेलफेयर स्टेट बने, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकल। किस आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 38 में लिखा गया। आर्टिकल 39 किससे है, आर्टिकल 39 के हमने ABCDEF पढ़े थे अभी। फिर 39A क्या था हमारा, फ्री लीगल एड था। अभी हम क्या कर रहे हैं, 39A के बाद 40, जो कि इसमें नहीं आ रहा है। 40 इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि 40 गांधीयन प्रिंसिपल है। हम कौन से कर रहे हैं, हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो आर्टिकल 40 क्या है, आर्टिकल 40 पंचायत के बारे में बोलता है और गांधीयन प्रिंसिपल में ऐड होगा, ठीक है।
अभी ये क्या है आपका, ये है आपका आर्टिकल 41, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड सिक्योर, राइट टू वर्क हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस हो गया। ये आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आपका आर्टिकल 42, मैंने क्या बोला था, देखो 41 को कैसे बोला था मैंने आपको कि 41 को ऐसे याद करो कि आपको राइट टू वर्क है, यानी आपको काम करने का अधिकार दिया जाए, आपको काम दिया जाए। जैसे मनरेगा स्कीम होगी, इसी के अंदर आती है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम होगी, ठीक है, डिसेबल पेंशन स्कीम होगी, इसके अंदर आती है। 42 क्या बोलता है कि अब आप उसको कंडीशन प्रोवाइड करो। देखो ये मैंने बोला ना, मेक प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी आपने काम दे दिया है, आपने राइट टू वर्क प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जो काम करने की सिचुएशन है क्या वो इतनी हरासफुल या इतनी हार्मफुल तो नहीं है कि एक ह्यूमन की जो इजी लाइफ है उसको हार्म कर रही है। जैसे कि आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको ना कॉपर माइन में काम करना है, या आपको कोई भी माइन में काम कर रहा है, लेकिन आप माइन में जब काम करते हो तो आपके पैरों में ना फुटनी नोकनी डिजीज हो जाती है, आपके हाथ खराब हो जाते हैं, आपकी आंखों में जैसे कांच का अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी आंखों में साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, जैसे सिल्क का काम कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कपड़े की, या कोई ऐसी फैक्ट्री जिससे सांस लेने से लंग्स खराब हो रहे हैं, तो हम उनको ह्यूमन कंडीशन तो प्रोवाइड नहीं करे, काम तो हमने दे दिया उनको, क्या उनके पास वो कंडीशन है? तो उस कंडीशन से डील करने के लिए क्या आता है आपके पास, आर्टिकल 42 आता है। आर्टिकल 42 क्या बोलता है, मेक प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड क्या बोलता है, क्या बोलता है आपका मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे आपने सुना होगा जैसे स्कूल में 6 महीने की लीव मिलती है फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान, जब तक 2 प्रेगनेंसी होती है तो उनको ना कुछ 18 महीने की लीव की बात होती है कि 6 महीने बिफोर द प्रेगनेंसी, 6 महीने आफ्टर द प्रेगनेंसी, ऐसे में उनको हाफ पे में क्या मिलती है, रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो उसकी भी बात होनी चाहिए, यानी आप प्रेग्नेंट वीमेन से काम ना करवाओ, है ना। उसके बाद क्या आर्टिकल 43 क्या होता है, आपने काम करवाया, आपने उनको कंडीशन प्रोवाइड की, क्या आप उसके पैसे दे रहे हो, जो आप उसको काम करवा रहे हो क्या आप उसको सही से पैसे पे कर रहे हो, उससे कौन डील करता है, आपका आर्टिकल 43 डील करता है। सिक्योर अ लिविंग वेजिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर, यानी आप क्या करोगे, डिसेंट, क्या करोगे, डिसेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे। क्या आपके सिक्योर अ लिविंग वेजेस अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स, यानी सभी काम करने वाले को आप क्या बोलोगे, एक लिविंग सोशल और एक डिसेंट क्या वेज प्रोवाइड करोगे जिसमें उसके जीवन यापन हो सके। सपोज दैट अभी मैं हूँ, है ना, अगर मेरे को इतनी सैलरी पे ही ना की जाए जिससे मेरा घर चल सकता है, जिससे मेरे चूल्हे पे 2 टाइम की रोटी बन सकती है, अगर ऐसा पैसे मेरे को काम करवा रहे हैं यहाँ पे 16 घंटे सपोज दैट, और मेरे को पैसे दे रहे सिर्फ 2 ही हजार, तो वो एक डिसेंट वेज नहीं हुआ ना। तो डिसेंट वेज यानी आप जितना काम करवा रहे हो ना आप उसको उतना इक्वल पे करो। वैसे तो देखो इंडिया में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप काम करने वालों को देखना जो हमारे यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाते हैं, आप उनकी कभी वो देखना, एक घर का 2500 2000, मतलब ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, वो डिपेंड करता है आपका एरिया कितना है, बट आप नोटिस करना कि इनकी सैलरी कितनी कम होती है। आप फॉरेन में जाओगे वहां पे आप नोटिस करोगे कि वहां पे ना अपना काम खुद करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी होती है जितनी आप पूरे महीने में कर, वहां पे घंटों के रुपए होते हैं। कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, 1 घंटे अगर एक आदमी ये काम कर रहा है तो इसकी इतनी सैलरी है। तो अगर घंटों के हिसाब से काम होगा ना तो उनकी सैलरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे वो काम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे क्या है, एक 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 महिला अगर 6 हजार रुपए ले रही तो 6 घरों में काम करके आ रही है ना, वो पूरा पूरा महीना निकाल दे रही है सिर्फ 6 हजार रुपए के लिए। तो हमारे क्या है, डिसेंट वेजेस तो नहीं है, बट ये आप डीपीएसपी के लिए याद रख सकते हो कि डिसेंट वेज की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 43। नाउ आर्टिकल 44 इसमें है नहीं, आर्टिकल 44 किसका है, आर्टिकल 44 है यूनियन सिविल कोड का, वो किसमें आता है, लिबरल उसमें आएगा, हम नेक्स्ट में करेंगे, है ना। अभी देखो इसमें ही अमेंडमेंट आर्टिकल 43A, 43B भी है, 43B आपकी उसमें आएगी, इसमें गांधीयन प्रिंसिपल में कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आर्टिकल 43A किससे डील करता है, आर्टिकल 43A डील करता है आपका टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द किसमें, इंडस्ट्रीज में, यानी ये इंश्योर करता है, ये सिक्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, यानी जो वर्कर है उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो। सपोज दैट आपको मैं बताती हूँ कि पहले क्या होता था, आपकी कोई कंपनी है, कंपनी में मैं ओनर हूँ,
मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले रही हूँ, मैं पूछ ही नहीं रही लेबर से, मेरे जो वर्कर्स हैं मैं उनसे कुछ पूछ ही नहीं रही, मैं अपने अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिए जा रही हूँ। तो वो क्या है, वो हरासमेंट होगी उनकी, उनसे पूछा ही नहीं मैंने, जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने पूछा नहीं आप ठीक हो, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, नहीं मैंने नहीं पूछा उनसे। तो वो क्या बोल रहा है, पार्टिसिपेशन, यानी जो लेबर क्लास है उसका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो भी पार्टिसिपेट करे किसमें, मैनेजमेंट में। कौन इंश्योर करता है, ये आर्टिकल 43A बोलता है। 43A क्या बोलता है, अगर इसको हमें याद है, देखो क्या बोल रहा है, टेक स्टेप्स टू सिक्योर, यानी कदम लो, द टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स इन मैनेजमेंट। क्या बोल रहा है, टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। एम आई क्लियर विद इट? अब आर्टिकल 47 देखो, 46 आपका एजुकेशन का है, सॉरी 45 आपका एजुकेशन का है, 46 भी आपके एजुकेशन की बात करता है। मैंने आपके कल के आर्टिकल में पढ़ाया था आपको 46, या मैंने शायद आज ही करवाया है ना। तो यहाँ पे ना ये इसको याद रखना, यहाँ पे कि कहाँ गया वो, ये रहा, यहाँ पे 45 आएगा एजुकेशन का, 46 भी एजुकेशन का, लेकिन 46 किसके एजुकेशन की बात कर रहा है, वो आपकी ट्राइबल्स की बात करेगा, आपके SC ST के एजुकेशन की बात करेगा, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 46, 45, 46 आपके एजुकेशन पे हो जाते हैं। आर्टिकल 47 सोशल पे आएगा अगेन। 47 क्या बात करता है, राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाओ एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल्स एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी आप पब्लिक हेल्थ की जो न्यूट्रिशन है उनके न्यूट्रिशन बढ़ाओ और उनकी इंप्रूवमेंट करो, इसकी बात कर रहा है आपका कौन सा आर्टिकल 47। बेसिक सी एक वर्ड याद रखो कि न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी लोगों का लिविंग, यानी देखो एक तो रोज हम, अभी हमारे सर्वे होते हैं, ठीक है, एक बच्चा है वो रोज रोटी खा रहा है चटनी के साथ, ठीक है, एक बच्चा है जो अपने जूस पी रहा है, ठीक है, अपना शेक ले रहा है,